सर। नमस्कार जी। प्रसाद सोनी साहब, आईआईटी रुड़की के केमिकल ब्रांच के 1973 के स्नातक। वर्तमान में आप प्रोफेसर हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के। इसके साथ साथ आपकी रुचि सनातन और राजनीति में भी है। इस क्षेत्र में आप चिंतन मंथन करते रहते हैं और इंडिया फर्स्ट के नारे के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। आरपी सोनी साहब, आपका महाभारती मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल इंजीनियर हैं और मेरी सोच ये है कि भारत हमेशा से विशाल देश रहा है और दूध में पानी मिल जाए, दूध में जिस तरह पानी मिलता है इस तरह पूरा समाज मिल जाए, ये वास्तविक कुटुंबकम की भी आकांक्षा है। मगर जितना आए वे दूध में तेल की तरह से मिले और दूध को भी खराब कर दिया, किसी काम का नहीं रखा। ये दुनिया कुछ इसी तरह की गंदी स्थिति में पहुंच गई। तो सर आरपी सोनी साहब, ओवर टू यू। रोहिंग्या समस्या के बारे में, बीमारी क्या है और निदान कैसे किया जाता है, इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। सर, रोहिंग्याओं के बारे में बड़ी भ्रांतियां फैलाई। ये जो प्रताड़ना की बात है, ये उन लोगों ने लिखी है जो लोग इस समुदाय के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रताड़ना क्यों होगी? बौद्ध तो वैसे भी शांति प्रिय है। अगर जनगणना की बात की जाए, टोटल गणना की बात की जाए, तो सुना जाता है कि करीब 2.5% लोग हैं रोहिंग्या, जो करीबन 15 लाख बनते हैं। इससे थोड़ा कम होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां रोहिंग्याओं का जमावड़ा है, अराकान, राखाइन, वहां करीब 35 से 40%। सारी मारकाट वहां मची। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं कुछ उदाहरण देता हूं ताकि मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर पाऊं और उसके बाद इनके पलायन और भारत में आने की कथा को कहा जा सके। ब्रिटेन में 6%। अब ब्रिटेन के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां लोगों का जाना मुश्किल है। फ्रांस में कितनी मारकाट मची। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अभी आप देखें, पोलैंड जैसे देश ने सारे माइग्रेंट लेने से मना कर दिया। ये माइग्रेंट कौन थे? सारे के सारे इसी विशेष समुदाय से, सारे जहाज। आज पोलैंड में उन्होंने मना कर दिया, हंगरी ने मना कर दिया, वो सिर्फ बैठे। आप सोचिए, जहां पर 2-2.5% थे, वहां पर इतनी मारकाट क्यों मची? लेकिन वही लोग जिस एरिया में 35 से 40% थे, सबसे ज्यादा पलायन वहां से। क्यों? समाज में कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी। 2012 से पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब और भी संख्या कम रही, तब इनके पांव जमे नहीं थे। ये सारे देशों, सारे बर्मा में या म्यांमार में बिखरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे
इनकी आबादी बढ़ती गई। आबादी बढ़ी है ऑर्गेनिक, बाहर से नहीं, ऑर्गेनिक आबादी बढ़ी। और धीरे धीरे ये माइग्रेट होते रहे, इकट्ठे होते रहे, राखाइन में आए, अराकान में आए। और जब इनको पता लगा कि हम तो 35-40% हो गए हैं, तो दंड बनना शुरू। ये सच्चाई। सेना ने कभी भी 2012 से पहले कोई कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि सब लोग आराम से रह रहे थे। मैं म्यांमार की राजनीतिक हालात पे बात नहीं कर रहा, मैं इस विशेष समस्या की बात कर। बौद्धों ने इनको क्यों मारा? बौद्ध जनता ने। राखाइन में जो कुछ भी हुआ वो बौद्धों ने, जो वहां के लोकल लोग थे, वो इकट्ठे हो गए। इन्होंने बहुत ज्यादा गंदगी मचाई। कन्वर्शन से लेके, रेप से लेके, किडनैपिंग से लेके, चोरी चकारी से लेके, लूट मार से लेके किया। क्यों? इनको लगा कुछ एरियाज के अंदर ये बहुत आयत में थे, तो उस एरिया के अंदर आना जाना बंद हो गया। अपने ही देश में म्यांमार के लोग परदेसी हो। तो आखिर गुस्सा फूट पड़ा। अब मैं आपको कुछ नैरेटिव सुना, आप जरा ध्यान दें। मिलियंस ऑफ रोहिंग्यास डिस्प्लेस्ड, मिलियंस। अरे भाई, 1.5 मिलियन तो टोटल है, मिलियंस कहां से हो गए? ये नैरेटिव चला। लोगों ने स्पोडाक, जो वहां पे इंसिडेंट्स हुए, उसके वीडियोस बना के सारी दुनिया के अंदर वायरल कराए, जो जिहादियों के हाथ लगे, जिन्होंने इसके अंदर और ज्यादा जैसे आग में तेल का काम किया। तो हिंसा और बढ़ी। हिंसा इसलिए नहीं बढ़ी कि रखाइन वालों ने बढ़ाई, वहां के वीडियोस ने, जब देख वीडियोस वहां निकाले गए जो कि सेलेक्टिव थे, उसमें ये नहीं बताया गया कि ये जो कुछ भी इसमें हो रहा है ये सेल्फ डिफेंस में हो रहा है, ये कहीं नहीं कहा। चारों तरफ आईएस के मॉड्यूल से लेके और अलकायदा के मॉड्यूल से लेके सब में ये कहा कि बस मुसलमानों को मारा जाए। लेकिन ये नहीं बताया गया कि मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा था, मुसलमानों से अपनी रक्षा की जा रही थी। जब आप रक्षा करेंगे, सामने वाला अगर तलवार उठाएगा तो आप कुछ तो करेंगे। ये इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब आप देखें, आप यूएनओ की वेबसाइट पे जाके देखिए, वहां पर इनकी एथनिसिटी ही अलग दिखाई गई। अब आप जाके देखें, विकिपीडिया पे जाके देखें, एथनिसिटी रोहिंग्या उसकी अलग दिखाई गई। अब देखिए, ये सभी कंट्रोल्ड है। आज अगर आप गूगल के ऊपर सर्च मारते हैं तो आपको इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत गहरा जाएंगे तो आपको मिलेगा, बहुत गहरा। वो भी इनके जो नेता हैं, उनके किसी अकाउंट्स के अंदर आप घुस जाएं, उनके ट्विटर पे जाएं, या उनके लिंक्डइन के अकाउंट्स में जाएं, या इंस्टाग्राम में जाएं, या उनकी हिस्ट्री खोलें, तब कहीं जाके कुछ पता नहीं। यहाँ से तो ये बात शुरू होती है कि जो ये कहा जाता है कि मार दिया, इनको विक्टिम बनाया गया, लेकिन विक्टिम थे नहीं। इन्होंने खुद वहां पे जो कुछ मारकाट मचाई, तो लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करना पड़ा। जब 60%, 40% पे हावी हो गए, क्योंकि वो सारे बौद्ध लोग इकट्ठे हो गए, जब उन्होंने इनको खदेड़ना शुरू किया, इनको कंट्रोल करना शुरू किया, कि इनकी हाय तौबा मच गई और ये लोग वहां से भागे। ये भगाए नहीं गए, उस एरिया के लोगों ने अपनी सुरक्षा के अंदर ये किया। लेकिन जिन एरियाज के अंदर ये 2-2, 4-4, 5-5% थे, वहां कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी वहीं पर है। रखाइन से, अराकान से भागे। क्यों?
चोरी पकड़ी गई और फिर नैरेटिव बना दिया गया कि जी मारकर मिलियंस डिस्प्लेस्ड, मिलियंस। अरे भाई 1.45 तो हो ही, और रखाइन में कितने थे? 7 लाख। सारे तो नहीं आए। ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट। इसके आगे इस स्टोरी जरा ज्यादा भयानक है, जहां भारत की बात, ये तो मैंने एक बैकग्राउंड सेट किया है, तो इस चीज में ना जाए कि इनके साथ बड़ी जाती हुई है, बौद्धों ने और म्यांमार की सेना ने, और ये कर दिया और वो कर दिया। सेल्फ डिफेंस में अगर सामने वाला तलवार उठाएगा तो दूसरे को भी तलवार उठाने का हक है। ये कुदरत का कानून है। शेर भी जब दूसरे जानवर को मारता है तो सामने वाला जानवर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। भैंसे के ऊपर हमला करता है तो भैंसा भी सींग से मारता है, उसको अधिकार है। तो ये नैरेटिव को हम छोड़ दें, ताकि ये जो गलतफहमी है, भ्रांति फैलाई गई, वो गलत। फिर ये लोग आ गए बांग्लादेश। यहां से असली कहानी शुरू, यहां से असली कहानी शुरू। यहां से बांग्लादेश के अंदर बैठे कुछ लोगों ने, बाहर की शक्तियों ने, और भारत के अंदर बैठे देशद्रोहियों ने एक चाल चली। रोहिंग्या तो बांग्लादेश में आए थे, और बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है तो करीब 100 किलोमीटर है, तो उसी एरिया में रहने चाहिए। सिर्फ 100 किलोमीटर है, 100 नहीं, 150 होगा, करीब 150 किलोमीटर। वहां से ये पश्चिम की तरफ कैसे आए? जो आदमी डिस्प्लेस होके आया है, जो आदमी अपना देश छोड़ के आया है, एक पराये देश में आया है, उसको रास्तों का कैसे मालूम था? आप एक नए शहर में जाते हैं तो 10 जगह पूछना पड़ता है कि फलां जगह जाना है, रास्ता बताएं। तो ये जो पूर्वी छोर पे रोहिंग्या आए, ये पश्चिम बंगाल तक कैसे आए? किसने रास्ता बताया? बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, ये आज से नहीं, इसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। तो बांग्लादेश एक कंडुइट बना, उनको अपने सर से उतारने थे। हमारे यहाँ का मौसम, हमारे यहाँ की जमीन बिल्कुल उपजाऊ कर दी गई कि आइए, और ये लोग आए। हैरानी की बात यह है कि रोहिंग्या आसाम में नहीं गए, त्रिपुरा में नहीं गए, ये लोग मेघालय में नहीं गए, मेघालय का बॉर्डर भी नहीं, ये आए बंगाल। आए या लाए गए, और यहां से कहानी शुरू। चलिए, बंगाल तक तो आ गए। भारत भी तो उतना ही अनजाना देश था ना। भारत में कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन सा प्रदेश कहाँ पे है, इनको कहाँ से पता लगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि शुरुआत के अंदर इन लोगों को बसाया गया कहाँ पे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। ये बड़ी सोची समझी चाल थी। वहां की डेमोग्राफी बदल, सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भेज दिया और सब कुछ हो गया, नहीं, सोच समझ के किया। वहां की डेमोग्राफी बदल। वहां से दूसरा स्टेप उठता है, फिर आते हैं पूर्वांचल, नेपाल बॉर्डर। अब आप नोट करिएगा, मैं बॉर्डर स्टेट्स की बात, अब बॉर्डर्स पे आ रहा हूँ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप जानते हैं कितना सेंसिटिव एरिया है। फिर ये आए पूर्वांचल।
बॉर्डर कौन सा लगता है? नेपाल। नेपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ह्यूमन ट्रैफिक। आईएसआई के जितने भी लोग भारत में आते हैं वह नेपाल आते, कहाँ से आते हैं? नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर के पास में अगर डेमोग्राफी बदल दी जाए तो नेपाल से इन लोगों का आना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हेल्प मौजूद है। समझ रहे हैं? इन लोगों को कश्मीर का किसने बताया? ये लोग आए म्यांमार से, कश्मीर कैसे पहुंच गए? कश्मीर ट्रेन से पहुंच सकते। ट्रेन की ट्रेन कहां से? कौन ला रहा है? कश्मीर बॉर्डर स्टेट। कश्मीर की घाटी में बहुत सारी गवर्नमेंट की जमीन के अंदर इनको बसा दिया है। और कुछ लोग आ गए जम्मू एरिया, बॉर्डर के पास। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, दो जगह मैंने जोड़ ली, इसको भी जोड़। रियासी का हमला याद है सर? अभी हुआ था। रियासी का सारा डेमोग्राफिक चेंज हो गया, वहां ज्यादातर बांग्लादेशी से हुए। कृपा रही मुफ्ती, ये उन दिनों की बात है जब एक मंदिर के पंडित पे रेप का इल्जाम लगा दिया गया। कारण, वो इल्जाम क्यों फल गया? क्योंकि डेमोग्राफी बदल दी। समझ रहे हैं? ये है रोहिंग्याओं का प्रोलिफरेशन, कैसे फैले। चौथा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, यहां पर भी बॉर्डर चाइना। आखिर ये यहाँ क्यों कंसंट्रेट हो गए? आज की खबर है कि केदार घाटी के अंदर तो नोटिस लगा दिए लोगों ने, भले ही पुलिस कुछ भी करती रहे, वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। देहरादून की आउटर एरियाज की डेमोग्राफी चेंज है। रातों रात मजारे बन जाती हैं, खाली होती हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक लोग विजिलेंट हैं लोग सब देख लेते हैं। अब हम इसका थ्रेट परसेप्शन है। बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो उठ के कहता है कि हम चिकन नेक काट दें। किसके दम पर? भाई अगर लोकल सपोर्ट होगी तभी तो कुछ होगा ना। लोकल सपोर्ट तो उन्हीं लोगों से मिलेगी जिनको वहां बसाया गया। और लोग आर्गुमेंट देते हैं वैसे कि बांग्लादेश के साथ में हमारा एक समझौता है, हम उनके 150 किलोमीटर अंदर से कॉरिडोर है, हम वहां से जा सकेंगे। ये अभी मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि भारत के साथ में जितने भी हमारे समझौते हैं वो रिव्यू होंगे। आप खेल देखिए, बांग्लादेश अपने दम पे नहीं, वो रोहिंग्याओं को के दम पे कूद रहा है। उसके अपने देश में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मीलों मील एरिया ऐसा है जहां पर
हिंदू नहीं मिलता है और लोकल मुसलमान नहीं मिलता है। दिल्ली में है, दिल्ली के दंगे, अमानतुल्लाह खां, ये कहां से? रोहिंग्याओं की कॉलोनीज हैं इस्टेब्लिश्ड। दिल्ली के अंदर क्या है, क्या नेटवर्क है? देश की राजधानी, यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह पे पूरी एक एरिया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मैं यहाँ का खलीफा हूँ। जो आदमी बाद में पकड़ा गया, एनआईए ने पकड़ लिया, वो 10 साल का कैदी था बॉम्बे पास में, लेकिन वहां सिर्फ ये चल रहा था शाम, शाम के नाम से। ये वहां भी पहुंचे, कारण बॉम्बे का तट है। आप देखें केरल, केरल में भी यही है। तो इन लोगों का जो प्रोलिफरेशन हुआ है उन एरियाज में ज्यादा हुआ है जहां बॉर्डर्स है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको कुछ देखने वाला नहीं, जिनके सर पे हाथ था उनको उन एरिया में भेजा गया जहां से भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, पास में बॉर्डर लगता हो, ताकि ये लोग हमारे आंख कान बने रहें, हमारे कहने पे हथियार उठाए। आज मिनटों में एक जगह पर दंगा हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। छोटा सा दंगा, छोटी सी मारपीट बड़े दंगे में फैल जाती है। कैसे? ये सारी चीज प्लान की गई इनको माइग्रेट करने से पहले। जिस चीज को हम ये समझते हैं रोहिंग्या का ये अभी से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत पुरानी से चल रही है। जब 2017 से इन लोगों को बांग्लादेश में शरण ले, एक ऐसा आदमी जो एक अनजान देश से निकलता है, दूसरे अनजान देश में आता है, दूसरे अनजान देश से तीसरे अनजान देश में आ जाता है, और वो हर स्ट्रेटेजिक जगह पे पहुंच जाता है। ऐसा कैसे हो सकता? लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी है, लेकिन वो सब गलत है। चीप लेबर, घर वाले, ये घर में काम करने वाले, नहीं, ये सब बकवास। सच ये है कि ये चीजें बाहर से लाके स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर इनको बसाया गया और इनको तैयार किया, ताकि समय आने पर अगर कभी भी जरूरत पड़े तो इनको हम लोग खड़ा कर सके। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो एक्सपेंडेबल है ना। यहाँ के लोकल मुसलमानों को इनसे क्या लेना, सिवाय इसके कि वो मुसलमान है। लेकिन अगर मरना होगा तो पहले ये लोग मरेंगे, ये अपने बच्चों को थोड़ी मरने, मरेंगे तो इनके मारेंगे। आप देखें फर्क है। ये कुछ भी कहते हो, लेकिन ये लोग जो लाए गए हैं ये मरने के लिए लाए। रियासी में जो लोग पकड़े गए हैं कुछ तो लोकल हैं, लेकिन बहुत सारे बाहर के भी हैं जो बताया नहीं जा रहा। उस सारे एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो गई। ऐसा कैसे हो सकता? तो ये कोई नॉर्मल माइग्रेशन नहीं, ये प्रताड़ित लोग नहीं है। पहली बात जो भ्रांति थी वो मैंने आपको पहले तोड़ दी। ये भ्रांति है कि प्रताड़ित है। अरे प्रताड़ित कैसे हो? प्रताड़ना हो रही है सीरिया में। और हैरानी की बात सुनिए, जितना माइग्रेशन यूरोप में हुआ है कोई अरब नहीं गया उसमें, कोई अरब नहीं गया। सीरिया, जॉर्डन, फलाना, इधर उधर से लोग गए हैं, कोई अफ्रीका से निकल गए हैं,
वहां से लोग गए, अरब तो नहीं गए। वो प्रताड़ना है, लेकिन उसके बारे में कभी कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन क्यों? उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। सारे यूरोप के अंदर इनका माइग्रेशन हुआ। ये खैर मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। लेकिन मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ, जो प्रताड़ना की बात की जा रही है, रोहिंग्याओं के साथ तो प्रताड़ना है, लेकिन जो माइग्रेट हो रहे हैं इससे, वो कौन प्रताड़ित कर रहा है? किसके ऊपर उंगली है? तो प्रताड़ना की बात, भावना जो है, जो बात चल रही है, ये सिर्फ एक नैरेटिव है, एक भ्रांति फैलाई गई है कि इनको मार के निकालो। भाई क्यों? आप बताएं, अगर कोई भी आदमी हो मोहल्ले में आराम से रह रहा है, कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन अगर आप गुंडागर्दी करना शुरू कर दोगे तो सामने वाले का हक है ना कि आपको रोकेगा। अगर आप हाथापाई पे आओगे और उसके बाद में तलवारबाजी पे आ जाओगे या और किसी तरह हिंसा करोगे, तो हिंसा को रोकने के लिए वो अपनी सुरक्षा तो करेगा। तो आप ये ना समझे कि ये रोहिंग्या ताड़ित है, नहीं। बांग्लादेश के अंदर इनको रखा गया, फिर इनका पूरा रूट बनाया गया, इनको वहां तैयार किया गया। हम कुछ भी कहते रहे, बीएनपी ये वो खासदार, वो एक अलग बात है, पॉलिटिक्स, उस पर नहीं जाता। बांग्लादेश से जो लोग बंगाल के रास्ते भारत में आए, ये वो लोग हैं जिनको तैयार करके भेजा गया, इंक्लूडिंग भाषा, टूटी फूटी हिंदी, क्योंकि उस साइड में टूटी फूटी हिंदी बोलवा के उनको इधर भेज दिया गया, और इनके पूरे पूरे कागज नहीं थे। तो ये बाहर के लोगों ने भी किया, अंदर के लोगों ने भी किया, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जहां इनको बसाया गया है, जहां इनकी बहुतायत है, वो सारे के सारे एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और वल्नरेबिलिटी हाई है। अब आपका पहले ही जो नेपाल बॉर्डर था वो पोरस था, अब तो फैसिलिटेटर है वहां पे, आप कहीं से भी एंटर होते हैं, कहीं से भी एंटर। उत्तराखंड में देख लीजिए, चाइना बॉर्डर है। कश्मीर का देख लीजिए, जम्मू का देख लीजिए, इधर महाराष्ट्र का मैंने बताया है, केरल का मैंने बताया है। ये खास तौर पे तैयार करके फुट सोल्जर्स भेजे गए हैं, दे आर सपोज टू बी एक्सपेंडेबल। मरना है तुम मरो। तो ये है इनकी कथा। तो प्रोफेसर आरपी सोनी साहब, आपने जो तथ्य बताए हैं उससे जो एहसास होता है कि ये डीप स्टेट का टूल किट निश्चित रूप से बहुत सालों पूर्व से रहा होगा कि हमें किस तरह से इम्प्लांट करना है इनको। मगर सर मेरी चिंता ये है कि 2017 से ये रोहिंग्या का इनटेक भारत में भारी मात्रा में बढ़ा है। तो मोदी सरकार तो, अमित शाह तो काफ़ी जागरूक थे, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका या कंट्रोल कर लिया गया है अभी तक? आपकी राय क्या? देखिए सर, बंगाल 2011 के बाद बदल गया, आप जाने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वामपंथी जब थे तो वो नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस स्केल पे नहीं थे।
2011 के बाद में बंगाल का सारा सिस्टम ही बदल गया। बंगाल बिकेम ए गेटवे। मैंने आपको बताया ना, त्रिपुरा में क्यों नहीं जा सके, क्योंकि वहां सरकार नेशनलिस्ट है। ये आसाम नहीं जा सके, ये मेघालय नहीं जा सके, तो रास्ता कौन सा बचता है? और फिर पूर्वी हिस्सा है बांग्लादेश का, जहां से इनको पश्चिमी हिस्से पे लाया, तो अक्रॉस बांग्लादेश कौन लेके आया? एक अनजान देश में जिसका आपको मालूम ही नहीं है, आप पूर्वी छोर से चलते हैं और पश्चिमी छोर पे आ जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो करीब 150 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। आए तो वहीं से। सर सर मेरा ये कहना ये है कि बेगम हसीना का भी रोल पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि वो लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रेसिडेंट रही, और बिना बांग्लादेश के तो ये संभव नहीं था। दूसरी चिंता का विषय यह है कि जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं इंडिया के, अधिकांश जो टूल किट से स्पॉन्सर्ड सरकारें उनमें रहती हैं, और वहाँ ये सांठगांठ कर पाए। सर इसके बारे में कुछ टिप्पणी करिए। देखिए सर, ऐसा है कि ये जब सत्ता की भूख लगती है ना, तो आदमी किसी भी गो में मुंह दे देता है। जो लोग 70 साल तक 60 साल तक सत्ता भोग रहे थे, वो 10-15 साल से जब सत्ता में नहीं है, तो वो कुछ भी कर देने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। बात बीजेपी विरोध की नहीं है, बात गवर्नमेंट के विरोध की नहीं है, एक व्यक्ति विशेष। क्यों? वो नेशनलिस्ट है। और एक चीज और पढ़े, आप जरा ध्यान देना, ये चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सुन के पढ़ के मजा आएगा। जब म्यांमार से इनको भगाया गया तो लिखा पता क्या गया है? नेशनलिस्ट फोर्सेस। अरे, नेशनलिस्ट फोर्सेस यानी नेशनलिस्ट होना गुनाह हो गया है। आज भारत के बारे में क्या नैरेटिव चलता है? हिंदू, नेशनलिस्ट, फैसिस्ट, राइट विंग, यही कहा जाता है। आप एक बार विकिपीडिया पे जाके देखें, अब देखें, वहां जाके लिखा है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस ने इनको भगाया। अरे भाई, नेशनलिस्ट फोर्सेस किसको भगाएंगे? अपने लोगों को भगाएंगे तो उनको जो एंटी नेशनल होंगे। मोदी के लिए क्या कहा जाता है? नेशनलिस्ट। ट्रंप के लिए क्या कहा जाता है? नेशनलिस्ट। मेलोनी के लिए क्या कहा जाता है? नेशनलिस्ट। पुतिन के लिए क्या कहा जाता है? नेशनलिस्ट। यानी नेशनलिस्ट होना गुनाह है। अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो आप ऑलरेडी एक गुनाहगार साबित हो चुके हैं। नेशनलिस्ट होना एक गर्व की बात नहीं है, शर्म की। सर मेरे ख्याल से समय बहुत कम है। मैं आपने ये बीमारी के बारे में तो बता दिया, बीमारी का इलाज प्रोफेसर साहब कैसे होगा, बचे हुए समय में बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि इनको कॉर्डन ऑफ तो करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर। जम्मू एरिया के अंदर और कश्मीर एरिया के अंदर, कश्मीर घाटी में इनके एरिया बांध दिए गए। दिल्ली में अभी इतना कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर जल्दी कर देने की जरूरत है। पूर्वांचल के अंदर
ऑलरेडी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, इनके ऊपर काफी कड़ी नजर रखी जा रही है, खास तौर पे जो ये चिकन नेक वाली बात कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर हमारे 2 कोर बैठे, हाईली मिलिटराइज्ड 2 बड़े एयरफोर्स स्टेशन हैं। अगर ये लोग कुछ भी करने की हिम्मत कोई भी करता है तो अभी इनके ऊपर अगर कुछ भी होगा तो ये पहले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इसका हिंट पहले कर दिया है कि कभी भी कुछ भी होगा तो ये सामने आएंगे, बिकॉज दे आर एक्सपेंडेबल, मरेंगे ये, और इनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। अभी क्यों बांग्लादेश से इधर किसी को नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि सिर्फ इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि हिंदुओं के रूप में ये लोग इधर आ जाएं। कार्रवाई शुरू हो चुकी, इनकी फंडिंग पे रोक लग रही, फंडिंग पे रोक लग रही। तो चिंता का विषय है कि इनको आधार कार्ड वगैरह कैसे मिल रहे हैं, और मुझे ये लगता है सर 5 लाख आधार कार्ड कैंसिल किए जा चुके हैं पिछले 1 महीने, आपने पढ़ा होगा। वो तो ठीक है सर। ये तो पेपर में न्यूज थी, न्यूज पेपर में था कि 5 लाख आधार कार्ड कैंसिल किए जा चुके हैं, भाई ये और कितने अभी हैं कार्रवाई जारी है। सर? 5 लाख हैं मगर आए कितने हैं? देखिए सर, यही तो स्क्रूटनी चल रही, 5 लाख एकदम से कैंसिल कर देना, तो ये पहले इस्टेब्लिश किया होगा ना कि ये सब बकवास, और कितनी ही एजेंसीज को बर्खास्त कर दिया गया है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए वेस्ट बंगाल सर बॉर्डर एरिया। सर मेरा विचार ये है कि रोहिंग्या तो मेजोरिटी, बल्कि अधिकांश 100% मुसलमान हैं। और मेरी सोच ये थी कि जो समस्या दुनिया भर में बढ़ती जा रही है कि फॉरेन माइग्रेंट्स की, तो 10% से ज़्यादा किसी देश में अलाउ नहीं करना चाहिए। भारत देश में भी इस तरह का नियम बन जाना चाहिए कि 10% ऑफ द माइग्रेंट्स, और हमें मुसलमानों को माइग्रेंट ही मानना चाहिए, क्योंकि वो वफादार नहीं है इसके लिए। अपनी अंतिम टिप्पणी करें। माइग्रेंट्स माइग्रेंट नहीं आने चाहिए सर। पोलैंड ने अगर नहीं आने दिए तो किसी ने क्या कर दिया, हंगरी ने नहीं आने दिया तो क्या, हंगरी के तो प्राइम मिनिस्टर को गोलियां चला दी गई भाई इस बात पे। आप सोचे, तो भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन जितनी बड़ी समस्या है, जितने लोग इसके अंदर मिले हुए थे, तो उसके लिए समय तो लगेगा। और फिर अंदरूनी जो सबोटाज है उसको कौन रोक, उसको भी तो देखना है। आज ही एक वो एक्सप्रेस गाड़ी बची है, वो गैस का सिलेंडर रखा हुआ, उसकी गैस के सिलेंडर की फोटो आई, तो ये इंटरनल सबोटाज भी है, तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन जितनी जल्दी से ये समस्या फैली है तो संभालने में समय तो लगेगा, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अमूल सुझावों से हमें और हमारे दिए गए कंटेंट को सुधार करने में मदद करें। आपके सहयोग के लिए महाभारती मंच, महाभारती विचार मंच, महाभारती की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।